वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी बीएड एंट्रांस एग्जाम के लिए मैथ के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो अपने पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट नंबर इज नियरेस्ट टू 457 विच इज डिविजिबल बाय 11। तो साधारण तरीके से पूछा जा रहा है कि 457 के नज़दीक कौन सी संख्या जो 11 से भाग हो जाएगी। तो इसको जो है ये प्रश्न, ये डिविजिबल रूल से प्रश्न आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डिविजिबल रूल को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पूरा डिविजिबल रूल अगर नहीं करना होगा, लेकिन मेन डिजिट्स के जो डिविजिबल रूल है उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि 3 का 7 का क्या डिविजिबल रूल होता है, 9 का क्या डिविजिबल रूल होता है और 11 का क्या डिविजिबल रूल होता है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं पेपर में। इनके जो है विभाज्य नियम जो है उसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से जरूर एक प्रश्न बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 का डिविजिबल रूल पूछा जा रहा है। तो 11 का डिविजिबल रूल क्या होता है? सबसे पहले जिन संख्या में आपको मतलब 0 और 11 का मल्टीपल प्राप्त होगा वो संख्या जो होगी वो 11 से विभाज्य होगी। अब आप पूछेंगे कि सर समझ नहीं आया, कैसे जो है 0 और 11 से विभाज्य होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या है 4 6 2 0, ये संख्या है। अब इसके जो अल्टरनेट है इनका सम करना है हमें। आप पूछेंगे सर अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट का मतलब होता है 4 और 2 एक दूसरे के अल्टरनेट है, इनका सम करना है। सम का मतलब क्या होता है? जमा करना होता है। 4 और 2 को अगर हम जमा करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। और दूसरे अल्टरनेट को भी जमा करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे 6 और 0 को अगर हम जमा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 6 और 0 को जमा करने के बाद क्या आएगा हमारे पास? 6 ही आएगा। तो इन दोनों को जमा करने के बाद जो पहले वाला अल्टरनेट आया उससे माइनस कर देना है। तो 6 और 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 0 आएगा। तो हमने यहाँ पर बात की थी कि जिस भी संख्या में 0 आएगा या फिर 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल का बोलने का मतलब है 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, 44 आ गया, तो वो क्या होगा? 11 से विभाज्य होगा। तो उम्मीद है आप लोग अल्टरनेट और विभाज्य नियम को समझ गए होंगे 11 के। तो हम ये जो नियम है यहीं पे लगेगा, ये जो प्रश्न है इसमें लगेगा। किस प्रकार से लगेगा ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए को, 462। तो यहाँ पर अल्टरनेट क्या क्या है? 4 का अल्टरनेट क्या है? 2 है। आप लोग देख पा रहे होंगे 4 का अल्टरनेट 2 है। 4 और 2 हो गए 6। अब हमें देखना है अगला अल्टरनेट 6। तो 6 के साथ में कोई भी अल्टरनेट नहीं है तो 6 को ऐसे ही ले लेंगे हम। 6 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 462 जो है वो 11 से विभाज्य है। 11 से जो है 462 जो है वो भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो सकता है ठीक। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर हम टिक लगा देते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी में क्या है हमारे पास? 460 है। अब 460 का भी देख लेते हैं हम, अल्टरनेट को जमा करके और उसको माइनस करके। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या अल्टरनेट है? 4 है और 0 है। 4 और 0 क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। और यहाँ पर एक और अल्टरनेट क्या है? 6 का कोई भी अल्टरनेट नहीं है तो 6 को ऐसे ही ले लेंगे हम। 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 11 का नियम क्या होता है कि या तो फिर 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ना ही इधर 0 आया है और ना ही इधर 11 का मल्टीपल आया है। तो इसलिए 460 जो है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 2 आया है तो 460 जो वो आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा एलिमिनेट हो गया है। अब देखते हैं हम ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में हमें क्या दिया गया है? ऑप्शन सी में हमें दिया गया 451 को। अगर 451 का देखें तो सिंपली यहीं पर देख लेते हैं हम, 451। देखो अब अल्टरनेट की बात करते हैं, 4 और 1 होते हैं 5 और बीच वाला अल्टरनेट क्या है हमारे पास? 5। तो 5 को 5 से जब हम माइनस करते हैं तो कितना आता है? 0। इसका मतलब क्या है? मैंने बोला था 11 का मल्टीपल होता है 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 आ गया है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो सकता है, ऑप्शन सी। अभी तक 2 ऑप्शन जो है वो 11 के मल्टीपल निकले हैं, एक ऑप्शन ए एक ऑप्शन सी। क्योंकि इनका जो है सम जो इनका 11 का डिविजिबल रूल के अकॉर्डिंग 0 जो है इसका आ रहा है, और जिसकी वजह से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है ये दोनों ही 11 के जो है विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। अगर हम बात करें 450 की तो 450 ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे। 450 का क्या है?
450 को ऐसे ही देख लो, 4 और 0 को अगर हम जमा करेंगे तो 4 ही आएगा, और 5 को अगर हम 4 से माइनस करते हैं तो कितना आता है आपका, 1 आता है। तो 1 जो होता है वो 11 का ना ही मल्टीपल है और ना ही 0 आ रहा है, 1 आ रहा है इसका। तो इट मीन्स जो डी ऑप्शन है ये भी गलत है हमारा। तो हमें अब चेक करना है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी से। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को अगर हम देखें तो हमने प्रश्न को बिल्कुल एक्यूरेसी से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया है, नियरेस्ट पूछा गया है आपका, नियरेस्ट टू 457। अब हमें देखना है कि 462 जो है वो 457 के नज़दीक है, या 451 जो है वो 457 के नज़दीक है। इन दोनों संख्या में से जो नज़दीक संख्या होगी 457 के, वो जो है आंसर होगा। तो अगर हम बात करें 457 में, अगर हम 457 में अगर हम +5 करते हैं तो कितना आंसर आएगा हमारा, 462 आंसर आएगा। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर 5 प्लस करते हैं तो कितना आंसर आएगा, 462। कितना जमा किया हमने, 5 जमा किया है, देख सकते हैं आप लोग, 5 जमा किया है। अगर हम बात करें 451 की, 451 में अगर हम 6 प्लस करते हैं तो कितना आता है हमारा, 457 आता है। तो एक में आप लोग देख पा रहे होंगे हमने 5 प्लस किया है, और एक में हमने सिर्फ 6 प्लस किया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, ये हमने 6 प्लस किया है और यहाँ पर 5 प्लस किया है। तो ज़्यादा नज़दीक कौन होगा, तो ज़्यादा नज़दीक 5 वाला होगा, जिसमें कम हमने प्लस किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 462। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कैसे आया मैंने आप लोगों को बता दिया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69 डिवाइडेड बाई 92। तो 69 डिवाइडेड बाई 92 का क्या है, हमें इसको काटना है। किससे कटता है ये, 69 डिवाइडेड बाई 92। देखिए ऑप्शन ए में देख पा रहे होंगे आप, 2/3 लिखा हुआ है। तो 2/3 से जो है वो 92 और 69 नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, देखिए 2 से जो है 9 नहीं कटता है। आपने यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं, आप पूछेंगे कि सर यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट वो होता है जो यहाँ पर आपका पहले नंबर पे लगा होता है। जैसे ये अभी आप लोग देख पा रहे होंगे 9 जो है, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर 1 मिनट, 9 जो है यूनिट डिजिट है, और 92 का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो 9 जो है वो 2 से कटता नहीं है। 2 जो है 2, 4, 6, 8 जो सम संख्याएं हैं उससे वही अगर यूनिट डिजिट होगा तो उसी से कटेगा। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए तो हमारा डिलीट हो जाता है सबसे पहले ही। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी से जो है 3/4, तो 3 से जो वो 69 कट जाता है। जी हाँ, कट जाता है। 3 से हम 69 को काटते हैं कैसे, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ ताकि हमें थोड़ी आसानी रहे। अब हम 3 और 4 से जो है 3/4 से जो है 69 और 92 को काटते हैं। तो 3 दूनी 6, 2 आ गया, और 3 3 9, 23 आ गया। तो 23 जो से जो है वो 69 कट रहा है 3 के साथ में। और अगर हम बात करें 92 की, तो 92 को काटते हैं तो 4 दूनी 8, और 1 9, और 4 3 12। तो दोनों 23 से कट रहे हैं। इट मीन्स ये इसको सिंप्लीफाई कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगर हम 13 और 24 की बात करें, 13/24 की, ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे, तो 13 से जो है 69 नहीं कटेगा, और 24 से जो है 92 नहीं कटेगा। आप काट के देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर क्यों होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा सिंप्लीफिकेशन से, 34 के 250% का 50% का 80% कितना होगा। तो इसको हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम 250% ऑफ 34 को जो है उसको सॉल्व करते हैं। पेपर में जैसा प्रश्न में बोला गया होता है हमने वैसे ही करना होता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस पार्ट को जो है वो सॉल्व करते हैं। इसको माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर मैं जो ये वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं हम। 250% का परसेंट का मतलब होता है 100 बटे में 100। ऑफ का मतलब होता है गुना, जहाँ ऑफ लगा होगा वहाँ आपने गुना लगाना है। और
34। अब हम इसको काटते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ कलर। 0 से 0 कट जाएगा। अब बचा आपका 10, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। यहाँ पर 2 है, 5 दूनी 10। तो अब 2 को काट देते हैं हम 34 के साथ में, 17 दूनी 34। समझ गए। अगर हम 17 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो एक ही है हमारा 17 बच रहा है और यहाँ पर 5 बच रहा है एक। 17 को 5 से अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आता है? 17 गुणा 5 85 आता है। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर 85 आता है। अब हमें ये जो 85 आ रहा है हमारा, इसको हमने किसके साथ में करना है? 50% ऑफ के साथ में करना है। मतलब जो 50% दिख रहा है अभी आपका, नेक्स्ट स्टेप ये जो 50% है इसके साथ में करना है। अब क्या इक्वेशन बन जाएगी? अब बनेगी 50% ऑफ 85। तो देखो 50 का हमने 50 लिख दिया, परसेंट के मैंने बताया आपको बटे में 100, और ऑफ का मतलब गुना। और कितना आया था हमारा? 250 का 34% 85 आया था। अब हम इसको करेंगे तो 50 को अगर हम डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे? 50 ही कम 50, 50 दूनी 100, 2 आ गया। अब 2 को भी काट देते हैं हम। 2 को किससे काटते हैं? 2 ही कम 2, और 85 को काटेंगे तो कैसे आएगा? 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। एक बच रहा है, पॉइंट लगेगा, 0 लगा देंगे, और 5 दूनी 10। तो कितना आया? 42.5 आया। हम अब नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम चेक करते हैं 80% ऑफ 42.5 को। 80% ऑफ 42.5 को हम चेक करेंगे। अब 80% का मैंने बताया बटे में 100 लेना है, और गुना कितना आया था हमारा? 42.5। इसको काटते हैं। कैसे कटेगा ये? 0 से 0 काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अगर अब हम 5 को जो है 42.5 से काटते हैं, 5 1 जा 5, और यहाँ पर कितना आएगा? 8 पंजे 40, 8 आ गया। 2 बच रहे हैं, यहाँ पे लगेगा 25 बन जाएगा ये। और कितना आएगा यहाँ पर? पॉइंट का पॉइंट और पंजे पंजे 25। कितना आया यहाँ पर? 8.5 आया। क्या क्या बच रहा है यहाँ पर हमारे पास? एक तो बच रहा है 8.5 और एक बच रहा है आपके पास 4। ये 2 बच रहे हैं, बाकी सारा कट गया है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 8.5। अब इस पॉइंट वाली संख्या को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर 8.5 नहीं लेंगे, हम पूरा ही ले लेते हैं। 85 मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका? 4। तो अगर हम इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 चौके 20, 0 2 बच गई, और 8 चौके 32 और 2 34। कितना आया? 340 आया, 340। लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो कितनी डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा है? एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो हमने भी यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो इसका आंसर क्या आया? 34.0 आया। तो यहाँ पर 34.0 कहीं भी नहीं है ऑप्शन में। इट मीन्स इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद आप लोग इसको समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक एथलीट 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में दौड़ता है, तो उसकी चाल बतानी है हमने। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से ही प्रश्न आया हुआ है, तो आपको इसके फार्मूले पता होने चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले डी से क्या है? डिस्टेंस है। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम करना होगा, तो आपका डिस्टेंस आ जाता है। डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी, और एस से मैंने स्पीड बताया, टी से टाइम। स्पीड होती है चाल, टी से टाइम मतलब समय। अगर हमें ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या होता है कि अगर हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर है दूरी बटा समय।
अगर हमें समय निकालना है तो क्या होगा, टी दैट इज इक्वल टू समय मतलब टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब कि दूरी बटा चाल। तो ये 3 फार्मूले होते हैं, इन्हीं फार्मूला से जो है ये प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो शुरू करते हैं अपना ये प्रश्न, इन फार्मूला के आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। एन एथलीट रन्स 200 मीटर्स, इट मीन्स इसमें क्या है 200 मीटर जो हमारे पास डिस्टेंस दिया है मतलब दूरी दी है, डी से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसको, कितनी दी है 200 मीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दूरी हमारे पास 200 मीटर है। रेस इन 24 सेकेंड, 24 सेकेंड क्या है हमारे पास टाइम है, मतलब टाइम कितना दिया हमारे पास 24 सेकेंड। तो हमने क्या निकालनी है, इनकी चाल निकालनी है मतलब कि स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का क्या फार्मूला बताया था मैंने, स्पीड एस दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 200, यहाँ पर लिख देते हैं, डी की जगह डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस लिख देते हैं 200 मीटर, और टाइम की जगह टाइम लिख देते हैं 24 सेकेंड। अच्छा, अब आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे किलोमीटर पर आवर में जो है आपके उत्तर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने यूनिट को बराबर करना है। तो ये मेन जो है सबसे ट्रिकी पोर्शन रहता है इस प्रश्न में कि यूनिट्स को सेम करना होता है। और यूनिट को सेम करने के लिए क्या करना होता है, यूनिट सेम करने का मतलब है कि ऊपर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और नीचे आंसर आपके किलोमीटर पर आवर में है, आप लोग देख पा सकते हैं किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको हमने किलोमीटर पर आवर में बदलना है मीटर पर सेकंड को। तो कैसे बदलते हैं, इसके लिए डायरेक्ट होता है कि इनटू आपको 18/5 करना होता है। और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं लेकिन मैं आपको यही मेथड बता रहा हूँ, आसान है इसलिए बता रहा हूँ। देखो, जब छोटे से बड़े की तरफ जाना हो तो ऊपर 18 लेना है, और बड़े से छोटे की तरफ आना हो तो ऊपर 5 लेना है, 5/18 करेंगे। मतलब यहाँ पर ऊपर जो स्पीड है 200 किलोमीटर दी होती और 24 घंटे दी होता, तो आपको जब नीचे सेकंड्स मीटर पर सेकंड में ऑप्शन होते तब आपको क्या करना था 5/18 करना था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, मीटर पर सेकंड से हमें क्या बदलनी है, किलोमीटर पर आवर से में बदलनी है। तो उम्मीद है आप इस स्टेप को भी समझ गए होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। अगर आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी होगी। अब हम 200/24 गुणा 18/5 को काटेंगे। उम्मीद है आप लोगों को कि 18 में समझ पा रहा होगा कि आप 18/5 कहाँ से आया और कैसे इसको यूज़ करते हैं। काफ़ी आसान रहता है, इसको अगर आप एक बार करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ये बच्चा था हमारा, इसको काटते हैं हम, 5 से काट देते हैं, 5 चौके 20 और 0 का 0 40 हो गया, और 6 18 6 चौके 24, 6 से कट गया ये। उसके बाद हम 4 से काट देते हैं 40 को, 10 चौके 40। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बच रहा है, एक तो बच रहा है 10 और एक बच रहा है 3, बाकी कट गया है। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 30 आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 30 किलोमीटर पर आवर होगा। ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी 30 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को भी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 1 2007 को सोमवार था, तो जनवरी 1 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो, यहाँ पर समझने वाली बात एक ही है कि आप लोग देख रहे होंगे 2008, तो 2008 लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के लिए तो वैसे अलग मेथड होता है, इसकी अलग से सेपरेट वीडियो बन सकती है, लेकिन हम इस प्रश्न को ये सॉल्व करेंगे सिंपली। इस प्रश्न को ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज कन्फ्यूज़न हो जाएगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं कि कैलेंडर से 1 या 2 क्वेश्चन HPU BEd एंट्रेंस एग्जाम में जरूर आते हैं, मैं स्टार लगा देता हूँ। तो कैलेंडर को थोड़ा सा, कैलेंडर से जितने भी प्रश्न बनते हैं आसान ही आते हैं, लेकिन तैयार करके जरूर जाइएगा, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगर आपको कैलेंडर से प्रश्न करने आते होंगे तो ये क्विकली हो जाते हैं और टाइम भी बच जाता है और आपके मार्क्स भी आ जाते हैं। तो 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो जनवरी 1 2008 को कौन सा दिन होगा सप्ताह का। तो देखिए, सबसे पहले 2008 को चेक करते हैं हम। 2008 जो है एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर कैसे चेक करते हैं हम, इसको जो है किससे 4 से जो है डिवाइड कर देते हैं। तो 2008 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन्स ये क्या है, एक लीप ईयर है। तो यहाँ पर डिवाइड करके बता देता हूँ मैं। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो कैसे कटेगा ये, सबसे पहले 4 एकम 4 और ये 200 कट जाएगा 4 से कितनी बार में, 50 बार में,
50 चौके 200 और 4 दूनी 8, मतलब 502 से पूरा पूरा कट जा रहा है। इट मीन्स ये एक लीप ईयर है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न को आपने गौर से समझना है। लीप ईयर ये तब होना था 2008 जब फरवरी मंथ कंप्लीट हो गया होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला हुआ है हमारे पास, जनवरी मंथ। जनवरी मंथ चला हुआ है तो ये इसको लीप ईयर में नहीं काउंट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लीप ईयर कौन सा होता है जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ तो फरवरी मंथ चला ही नहीं अभी। इट मीन्स ये अभी भी साल जो है, जनवरी का महीना जो है ये किस में है, आपका जनरल ईयर है, ना कि लीप ईयर है। अगर फरवरी के बाद का महीना होता है या फरवरी महीना होता तब ये 2008 को हम क्या कंसीडर करते, लीप ईयर कंसीडर करते। क्योंकि मैंने बता दिया लीप ईयर कौन से होते हैं, जिसमें फरवरी का मंथ जो होता है वो 29 दिनों का होता है, बाकियों में 28 दिनों का होता है। जनरल ईयर जो होते हैं उसमें फरवरी का मंथ 28 दिनों का होता है और लीप ईयर में 29 दिनों का होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर जनवरी मंथ चला हुआ है, मतलब फरवरी नहीं आया है, मतलब 29वां दिन जो है वो काउंट नहीं हुआ है। तो इट मीन्स ये एक जनरल ईयर ही है अभी 2008, मतलब जनवरी मंथ की बात कर रहा हूँ। उम्मीद है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसमें सिंपल होता है कि अगर 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2008 को एक ही दिन ऐड होता है, मतलब अगर सोमवार था पिछले साल तो अगले साल क्या होगा, मंगलवार होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, मंगलवार। जनरल ईयर में एक ही दिन ऐड होता है, बाकी अगर लीप ईयर हो तो उसके लिए अलग मेथड होता है, वो हम अगले प्रश्नों में डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती है, मतलब कितनी बार जो है घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होती है। घंटे या मिनट की सुइयां दोनों ही एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। तो दिन में पूछी जा रही है, तो इसका ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा भी जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो 22 बार। तो कैसे होती है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे 12 बजते हैं तो 12 कैसे बजते हैं कि जो आर की सुई होती है और जो मिनट की सुई होती है, जो घंटे की सुई होती है और जो मिनट की सुई होती है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होती है और एक ही रेखा में होती है। मान लेते हैं ये घंटे की सुई है, यही मिनट की सुई है, तो एक दूसरे के ऊपर होती है। यहाँ पर 12 बज रहे हैं। वैसे ही 1 बजेंगे तो 1 बजकर 5 मिनट पर भी क्या होगा, आपका दोनों सुइयाँ ओवरलैप कर रही होगी। वैसे 2 बजेंगे तो 2 बजकर 11 मिनट पर क्या होगा, 2 बजकर 11 मिनट पर सुइयाँ ओवरलैप कर रही होगी। तो ऐसे ऐसे करके दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में क्या है, 11 बार जो वो सुइयाँ एक दूसरे को ओवरलैप करती है, एक सीधी रेखा में होती है। तो दिन पूछा जा रहा है तो एक दिन होता है आपका 24 घंटे का, तो 12 घंटे में 12 आवर में 11 बार ओवरलैप कर रही है, तो अगले 12 घंटे में भी 11 बार ही ओवरलैप करेगी। तो 11 + 11 कितने हो गए आपके, 22 बार जो है क्या है, एक सीधी रेखा में होगी। कितनी, 22 बार। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा बोडामास से। तो क्या दिया हुआ है इन्होंने, 16 भाग है ये आगे, भाग 4 गुणा 3 जमा 2 -6 कितना होगा, पूछा जा रहा है। और इन साइन का मतलब भी बताया हुआ है, तो पेपर में आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तो ऊपर साइन देखते रहते हैं। प्लस का मतलब क्या है, गुणा है, मतलब जहाँ पर प्लस है यहाँ पर गुणा लगाएंगे हम, इसके नीचे गुणा लगा देते हैं। और गुणे का मतलब माइनस है, तो गुणा कहाँ है, 4 × 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। माफ़ी चाहूँगा, माइनस कर दिया। उसके बाद क्या है, माइनस का मतलब क्या बोला गया है, भाग बोला गया है। तो माइनस जहाँ पे है वहाँ पे भाग करेंगे, तो यहाँ पर माइनस है, 2 - 6 यहाँ पर हमने भाग करना है। और जहाँ पे भाग है वहाँ क्या करना है, अपने जमा करना है। तो मतलब भाग 16 भाग 4 है, तो यहाँ पर हम जमा करेंगे। तो एक नई इक्वेशन बन के क्या आएगी हमारे पास, 16 + 4 गुणा, माफ़ी चाहूँगा माइनस आएगा यहाँ पर, -3 गुणा 2 भाग 6। तो ये जो है ओरिजिनल इक्वेशन बनेगी। तो अब हमने इसका जो है आंसर निकालना है। पहले हम नीचे जो क्लियर है स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। तो अब हम इस प्रश्न को बोर्ड मास के नियम से जो है सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर, बोर्ड मास का नियम होता है V ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्सट्रैक्ट करना होता है, जमा करना होता है और लास्ट में माइनस करना होता है।
तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट तो दिख नहीं रही है, ऑफ भी नहीं दिख रहा है, ओ से ऑफ होता है, बी से ब्रैकेट होता है, ना यहाँ पर ब्रैकेट है ना ही ऑफ है, तो ये दोनों को तो हम हटा देते हैं। अच्छा, डिविजिबल दिख रहा है हमें, डिवीजन दिख रहा है 2/6, और 2/6 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 2 को 6 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो क्या आया 1/3 आया। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर दी है। आगे देखते हैं, यहाँ लगा हुआ है आपका गुणा, यहाँ पर मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करना उसके बाद, तो 3 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3 को 3 से कट जाएगा, पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो अब ये वाली इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, इससे आगे वाली 2/6 जो है यहाँ पर कितना आया हमारे पास 1/3, 1/3, और उससे आगे मल्टीप्लाई यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3, और 3 जो है वो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, तो 1 गुणा 1 कितना आएगा 1 ही बचेगा हमारा। उससे आगे क्या है हमारा माइनस है, 4 है और जमा 16 है। तो बोर्ड मास क्या बोलता है, बोर्ड मास जो है मल्टीप्लाई ऐड करना उसके बाद, और लास्ट में क्या करना है हमने सब्सट्रैक्ट करना है। तो ऐड कर दो, 16 और 4 को अगर हम जमा करेंगे तो कितना आएगा 20 आ जाएगा, और 20 में से हमने 1 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए 19 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 25/0.005, 3 जीरो है 0005। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें 25 भाग, सबसे पहले हम 0.005 को सॉल्व करते हैं। तो अगर हमने पॉइंट हटाना है, अगर हमें पॉइंट हटाना है तो उसको क्या करते हैं, जब हम पॉइंट उठाते हैं तो उसका नियम क्या होता है 005, और बटे में क्या कर देते हैं अपने एक के आगे जितने ऊपर डिजिट होते हैं, कितने डिजिट है 1 डिजिट 2 डिजिट 3 और 4, कितने डिजिट है 4 डिजिट है, तो 4 जीरो लगाते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो इस प्रकार से इसको पॉइंट को जो है सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर भाग लगा हुआ है, अगर भाग को हमने मल्टीप्लाई में बदलना है, क्योंकि मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो हम इसको काट सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए क्या नियम होता है कि अगर इसको भाग के निशान को गुणे में बदलना है तो क्या करना होगा हमें, जो ये नीचे वाली है, जो नीचे वाली संख्या है इसको ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली को नीचे ले आते हैं, 0.005 को जो है नीचे ले आएंगे और 10,000 जो है इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये जो साइन है ये बदल जाता है, भाग से गुना हो जाता है, वैसे ही 22 वर्षा। तो इसको कर देते हैं, एक बार मैं यहाँ पर स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और इसको दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है, इस प्रकार से बनेगा क्योंकि जो हमने भाग का साइन जो है वो बदल दिया है गुणे में, यहाँ पर देख पा रहे होंगे गुणे में बदल दिया है। तो क्यों बदलते हैं, ताकि हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करने में आसानी रहे, और ये रूल भी होता है, इसको आपने याद भी रखना है। तो जो यहाँ पर मैंने 0.030 नहीं लगाई है क्योंकि इससे पहले पॉइंट नहीं लगा हुआ, क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया है, तो यहाँ पर 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 3 0 नहीं लगाई है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको कैसे काटेंगे, इसको काटने के लिए हमें सबसे पहले 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो क्या बच गया हमारे पास 5 गुना 10,000, तो इसका कितना होगा, इसको जब हम गुणा करेंगे 5 को 10,000 से तो कितना आंसर आएगा हमारा 50,000, कितना 50,000। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख पा रहे होंगे 50,000 कहीं नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे इनमें से कोई नहीं जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसको हल करना है। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, और इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, मतलब इसका 50,000 आ रहा है। कैसे कैसे आया मैंने बता दिया आप लोगों को। काफ़ी आसान प्रश्न आते हैं HPBED में, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा समय लेकर बता रहा हूँ क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप जो है मैथ बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, मैथ आपके लिए टफ है, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को मैथ आता है तो आप स्पीड फास्ट करके जो है वीडियो को देख सकते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माफ़ी चाहूँगा, आज हम यहीं तक सॉल्व करते हैं अपने प्रश्नों को, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी प्रश्न भी लेकर आऊँगा मैं,
क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और आपको थोड़ा बहुत मैथ समझ आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैथ को जो है वो आप लोग रिवीजन करते रहिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी HPB एंट्रेंस एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच।